राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, ये उन्होंने समझाया। उन्होंने समझाया कि घर में घुसकर हराने के सियासी मायने क्या होते हैं। नाम तो बताने की जरूरत नहीं है ना भाई किसी को। कौन है हमारी मेहमान? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हमारे बीच में है। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति पर सबसे बड़ी चोट अगर किसी ने की तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी। और मैं फिर से कहूंगा, राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक अगर किसी ने की है, मैम स्वागत है आपका, स्मृति ईरानी। कैसी है मैम? माइक अमेठी की बेटी, अमेठी की दीदी, एक तस्वीर चलाइए। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा एक वो तस्वीर अगर हम चला पाएं स्मृति ईरानी जी के लिए, फिर उस तस्वीर की कहानी आप भी सब सुनिएगा और स्मृति जी आपको बेहतर वो तस्वीर अगर हम चला पाए। अमेठी की दीदी, देखिए वो तस्वीर है सामने, देख पा रहे हैं आप सभी? ट्राई साइकिल, मतलब जितने दिव्यांग हैं अमेठी में 15,000 से ज्यादा ट्राई साइकिल्स बांटी गई। कहानी आप बताएंगी स्मृति जी? मैं बताऊं। सिद्धिनाथ सिंह जगदीशपुर गए, उन्होंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि 20 साल हो गए नहीं मिली थी, अब मिली है। अब उन्होंने पीछे लिखा है दीदी स्मृति ईरानी, इसलिए हमने आज नाम दिया है सेशन का अमेठी की दीदी। सफर कैसा रहा भाई अमेठी के भाई से? जब भाई के लिए कुछ करते हैं तो नाम पीछे लिखती नहीं है। और मेरा ये सौभाग्य है कि ये तस्वीर मैंने जब देखी, राजनीति का पता नहीं अमन जी, क्योंकि राजनीति रिश्ते बनाने की जगह है नहीं जी। लेकिन लोक नीति ये कहती है कि महिला अगर सांसद बन के आए और दीदी बनकर रह जाए तो वही एक नेता की या एक कार्यकर्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कोई अपनी चीज पर अपनों का ही नाम लिखता है, तो मेरा नाम अगर उन्होंने लिखा है सम्मान के साथ, तो उनकी बहन होने का मुझे बहुत गौरव है। ये सभी दिव्यांगों को वहां पर ये क्रमशः 7 वर्षों में कई प्रयास ऐसे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक कहानी जो आज तक शायद कहीं नहीं गई, कहीं भी लोगों के ध्यान में नहीं आई, ऐसी ही एक साइकिल पर एक नौजवान 22-23 साल का बैठा था। मैं किसी कार्यक्रम से निकल रही थी, पता नहीं मन में क्यों आया, मैंने उस नौजवान को देखकर कहा मायूस क्यों हो? तो उसने अपनी ट्राईसाइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा दीदी मायूस ना होऊंगा, 22 साल का हूँ, चल नहीं सकता हूँ और भविष्य भी अंधकारमय लगता है। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया चलना है। उसने कहा बिल्कुल चला सकती हो। मैंने कहा कोशिश कर सकती हूँ। संदीप नाम का लड़का है, मैंने कहा आओ दिल्ली में कोशिश करते हैं, एम्स में जाते हैं, देखते हैं किसी के पास कोई तो समाधान होगा। संदीप दिल्ली आया, हम लोग करीबन 1.5-2 महीने तक जद्दोजहद अस्पतालों में करते रहे। ये चुनाव से काफ़ी पहले की बात है और आज संदीप चलता है। तो मेरे लिए अमन जी एक ट्राईसाइकिल तो ठीक है, इनका बड़प्पन है कि मेरा नाम इसमें इंगित किया, क्योंकि ना करते तो वैसे भी दिल्ली में किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप मेरी उपलब्धियां गिनवाना चाहते हैं जी, तो अमेठी की दीदी होने के नाते 7 सालों में उस 22-23 साल के लड़के का साइकिल से उठकर चलना, मुझे लगता है मेरे जीवन की आज कितने भी तमगे मिले हों या कितनी भी शोहरत हासिल की हो, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक व्यक्ति में दोबारा जीवन जीने की, संघर्ष करने की चाह उत्पन्न करवा देना, अपने पैरों पर खड़ा करना। लिटरली ये सौभाग्य सिर्फ एक माँ को प्राप्त होता है, एक बहन को प्राप्त होता है। लेकिन अमेठी जी, स्मृति जी, अमेठी की दीदी आप बन गई, लेकिन अमेठी के भाई थे, उनको आपने 2127 किलोमीटर दूर वायनाड का भाईजान बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया। सच कहूं तो जहां पर 5 दशक तक एक दबदबा हो खानदान का, वहां पर एक साधारण परिवार की महिला का आना और तख्त पलट देना, ये दुस्साहस मैं नहीं करूंगी।
इस बात को स्वीकारना कि अकेले मैंने तख्त पलट दिया। समाज आक्रोशित था, अमेठी आक्रोशित था, और अमेठी ने एक स्वर में निर्णय किया कि अब स्मृति ईरानी तो सिर्फ एक शस्त्र है, एक साधन है। बदलाव वो समाज, वो समुदाय चाहता था। और लोकतंत्र कभी किसी को कहीं से कहीं पटकता नहीं है। लोकतंत्र मौका देता है सुधार करने का, योगदान देने का। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र की उस गरिमा को वो पहचाने या ना पहचाने। उस व्यक्ति ने इतना विश्वास अमेठी पर नहीं रखा, और शायद उसका कारण भी ये है कि वो इस बात का एहसास पा चुके थे कि उन्होंने सत्ता तो हासिल की लेकिन सेवा नहीं की, और इसीलिए शायद उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करके दूसरी सीट अपने लिए मुहैया की। तो ये उनका विषय है, मेरा नहीं। मेरा तो सौभाग्य ये है कि इस लोकतंत्र में मैंने हाँ मात खाई, लेकिन लोगों में मेरा विश्वास जीवित रहा। इसलिए दोबारा लोगों के मध्य में गई और लोगों ने मुझे बहन के रूप में, सांसद के रूप में स्वीकार किया। लेकिन आप मॉडेस्ट हो रही हैं, करियर तो खत्म कर दिया ना। अभी मैं हिमंता बिस्वा शर्मा मेरे साथ बैठे थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा कि जो अपनी सीट छोड़कर 3000 किलोमीटर दूर जाकर सेफ सीट ढूंढे वो कैसे नेता। तो करियर तो आप ही ने खत्म किया है ना। नहीं, मैं करियर खत्म करने की, आप जो इतना बड़ा मुझे मेरी ताजपोशी कर रहे हैं, उनके करियर को खत्म करने की तो लिस्ट बहुत लंबी है, कतार बहुत लंबी, और कतार के सबसे सामने वो स्वयं खड़े हैं, तो मैं कहाँ उनका करियर खत्म करूंगी। मुझे लगता है कि अमन जी, एक सेहतमंद लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और सत्ता में रहना या सत्ता के बाहर विपक्ष में रहना, ये सत्ता का या फिर लोकतंत्र का एक नियम है। जिंदगी में हम हमेशा जीतें ये संभव नहीं। हार का सामना कभी ना कभी किसी न किसी को सदैव करना पड़ता है, लेकिन जब हार आपको गले लगाती है तब आपका क्या आचरण है। मैं भी हारी 2014 में, लेकिन अमेठी छोड़कर भागी नहीं, वो तो जीत के गायब हो गए। आपका तो घर बन रहा है अमेठी में। जी, शायद पहली बार होगा कोई सांसद का वहां पर घर होगा अमेठी में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपका घर बन पहली बार? जी, मैंने लोगों से वादा किया था कि अमेठी में क्या क्या कार्य करूंगी। उनमें से कुछ वादे ऐसे, जैसे अमेठी का बाईपास बनाना, वो वादा पूरा हुआ। अमेठी में कृषि विज्ञान केंद्र खोलना, वो वादा पूरा हुआ। अमेठी का पहला सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब बनाना, वो वादा पूरा हो गया। मैंने ये वादा किया था कि अमेठी में कभी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं था, उसकी स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमेठी में मेडिकल कॉलेज नहीं था, उसकी स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमेठी में जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, महिला और बच्चों का विशेष अस्पताल वो नहीं था, उसकी स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो वहाँ के विकास अधिकारी शिक्षा के संदर्भ में कार्यरत हैं, उनका ऑफिस नहीं था, उसकी स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन प्रश्न उठता है कि मैं तो 2 साल से ही सांसद हूँ जी, वो तो 50 साल सत्ता में रहे, यहाँ भी वहाँ भी, तब भी ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो अमेठी के लोगों को मुहैया नहीं करवा पाए, जिसे करने में मैं सफल रही। एक अंतिम वादा रह गया था कि घर भी वहाँ बनाऊंगी, जो मैं बना रही हूँ। भाई के बाद बहन की बारी है। मैं कहती हूँ, मैदान जंग में जिसको उतर के आजमाना हो आजमा ले, हम भी किसी की बहन हैं। आपने एक जिक्र किया कि राहुल गांधी ने अमेठी को अपना नहीं माना 50 सालों तक। माता जी ने रायबरेली को माना, क्योंकि अब दिशा के भी आप अध्यक्ष हैं। 3 साल तक उसकी बैठक नहीं हुई, उसके बाद उसकी बैठक हुई। मैं प्रस्ताव पढ़ रहा था, जिसके लिए धन्यवाद हेतु प्रस्ताव। आपका एक स्टेटमेंट भी था कि अब रायबरेली खाली कराऊंगी 2024 में। लग गई आप? नहीं, मैंने कहा तो चुनौती ना दे। जिन लोगों ने ये कहा था कि अमेठी में जीत संभव नहीं है, वो ये मान कर ना चलें कि आप रायबरेली को भी फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा ये है कि जनता जानती है कि उनका अधिकार है कि जो सांसद बनकर आए वो उनका सेवक हो या सेविका हो। हम जनता के ऊपर लाट साहब बनकर बैठने नहीं आए हैं। और जहाँ तक कि आपने रायबरेली की दिशा समिति की बात कही, तो ये सत्य है कि
संवैधानिक तर्ज पर मुझे उसका कन्वीनर और सोनिया जी को कन्वीनर बनाया गया और आग्रह हमारी ओर से गया था कि उनका संसदीय क्षेत्र है, उनके संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्यों की रिव्यू अथवा उसके संदर्भ में शासन के साथ एक समन्वय स्थापित करना, संवाद स्थापित करने का वो एक बैठक का एक संवैधानिक सिलसिला है। लेकिन सोनिया जी के पास किसी कारणवश वक्त नहीं था अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। क्यों नहीं था उसका जवाब वही दे सकती हैं, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। स्मृति जी, मैं क्यों ना कहूं, पहले भाई बहन माता जी, मतलब कांग्रेस मुक्त राजनीति बीजेपी का नारा है, आपका संभवतः परिवार मुक्त सियासत नारा है। नहीं, मुझे लगता है कि शायद प्रभु की असीम कृपा रही है कि एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर सकता है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करने का मुझे अमेठी में सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं उनकी ताजपोशी तो पैदाइशी है कि वो आए हैं साधारण कार्यकर्ता बनकर नहीं किसी राजनीतिक दल के, बल्कि सर्वोच्च नेता बनके। तो मेरी पार्टी ने मेरा ये सौभाग्य बढ़ाया कि हमने देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक सरल साधारण कार्यकर्ता भी जनता के समर्थन से, जनता के आशीर्वाद से, सेवा भाव से सांसद की उपाधि प्राप्त कर सकता है। 24 में रायबरेली मेरी पार्टी का संकल्प है कि 24 में हर वो सीट जहां पर हमारी पार्टी की ओर से विकास के काम हुए हैं, उस हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले। आपने क्योंकि दिशा समिति का उल्लेख किया, अमन जी, मैं छोटा सा आपको गणित बताती हूँ। हमने धन्यवाद प्रस्ताव में ये कहा कि 21 लाख रायबरेली की जनता के वैक्सीनेशन की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी ने की। हमने ये कहा कि वहाँ पर उतने ही 5 लाख से ज़्यादा परिवारों के लिए मुफ्त राशन का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया। ये धन्यवाद प्रस्ताव जिस दिशा समिति से उत्पन्न हुआ है, एम्स के निर्माण 268, ये धन्यवाद प्रस्ताव की विशेषता ये है कि इस प्रस्ताव में सभी सहभागी थे। मतलब उस मीटिंग में तब कांग्रेस और सपा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे उस मीटिंग में जी। और वो मीटिंग पिछले 3 साल से नहीं हुई थी। अब उसका तो मैं उसके ऊपर विश्लेषण नहीं करना चाहती, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव में ये सब सहभागी थे। लेकिन उसमें एक विशेष आंकड़ा है, 5 लाख टॉयलेट्स मोदी योगी की सरकार ने रायबरेली में बनवाए। तो जो इस सभागार में विशिष्ट अतिथि ताली बजा रहे हैं, उनसे एक गणित करवाना चाहूंगी। अगर प्रत्येक परिवार में आप 3 सदस्य भी जोड़ें तो इसका मतलब जहां पर गांधी परिवार का दबदबा 50 सालों से है, वहां पर 15 लाख नागरिकों के पास शौचालय तक नहीं था। इस बार उत्तर प्रदेश में बहन बेटे का हिसाब मैं क्या करूंगी, जनता करेगी। तभी तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस मुक्त नारा बीजेपी का, आपका परिवार मुक्त सियासत। बहरहाल इस बार स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका वाड्रा बहुत सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में, हाथरस से लेकर मुझे लखीमपुर लगता है तक। कि आपने अपने इस प्रस्ताव अथवा इस प्रश्न में ही एक बहुत बड़ा सच उजागर कर दिया कि चुनाव आया है इसलिए एक्टिव है। आपको लगता है? मुझे लगता नहीं, आपने भी बोला, आपने रिपोर्ट भी की। राहुल जी कहां गायब हैं? उसका जवाब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप ही ने तो गायब कराया है। मैंने गायब नहीं कराया, जनता ने कराया, जनता का अधिकार था। देखिए, आप रिश्तों की दुहाई देते थे एक राजनीतिक दल के नाते, लेकिन वो रिश्ता कैसा रिश्ता जो 15 लाख लोगों को एक शौचालय तक ना दे पाए। 5 लाख परिवार में शौचालय ना होना मतलब 5 लाख औरतों के पास शौचालय ना होना। वो रिश्ता कैसा रिश्ता जो एक मेडिकल कॉलेज ना दिलवा पाए। और अमन जी, मैं मेडिकल कॉलेज की बात विशेषता इसलिए कर रही हूं क्योंकि उस परिवार के ट्रस्ट ने अमेठी में 30 साल पहले भूमि अर्जित कर ली, प्रशासन से भूमि ले ली ये कहकर कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 30 साल से उस भूमि पर कब्जा किए बैठे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। मोदी योगी की सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है। उस परिवार ने फाउंडेशन में, किसान ने जमीन थी कि फैक्ट्री लगा लो अमेठी में, जमीन को अपनी फाउंडेशन में ले ली। किसान कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो किसानों के खिलाफ जाके कोर्ट में खड़े हो रहे हैं कि नहीं, हम जमीन को कब्जा करके रखेंगे, नहीं छोड़ी अमेठी की जमीन। तो आप उत्तर प्रदेश और देश की तो बाद में बात कीजिएगा, अमेठी का जो कड़वा सच है
उसका जवाब उस परिवार को निश्चित देना पड़ेगा। इस बार फिर से कि आप अगर कलेक्टर का ऑफिस तक ना बनवा पाए, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन तक ना लगवा पाए, तो आपकी सत्ता जनता के किस काम की? फिर वही सवाल, स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका वाड्रा इस बार। मेरा ये मानना है, मेरी पार्टी मुझे जो दायित्व देगी और उनकी पार्टी में जितना दमखम होगा, आए मैदान जंग में देखा जाएगा। लेकिन ये निश्चित है, ये फूल तो कमल का ही खिलेगा। हाथ कब का साफ हो चुका है। मैं इसलिए आपसे बार बार सवाल पूछ रहा था क्योंकि प्रियंका वाड्रा बहुत सक्रिय नजर आ रही है। मैं हाथरस से लेकर लखीमपुर तक ग्राउंड पर नजर आ रही हैं, नहीं बोल रहे। लखीमपुर से लेकर हाथरस मैं वही कह रही हूँ, आप कह रहे हैं नजर आ रही है नहीं। आपको नहीं नजर आ रही हूँ, सीरियस। मैं वही कह रही हूँ कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता का होना और मात्र नजर आना, उसमें बहुत फर्क है। कोई चुनौती नहीं है प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में? मैं घमंड की राजनीति नहीं करती। मैं इतना जानती हूं कि हमारे पार्टी के माध्यम से विकास के कामों के आधार पर हम जनता के मध्य में जाकर वोट और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। जी। मैं कभी इतना घमंड नहीं कर सकती कि बोलूं कि राजनीति में प्रवेश करने हेतु अथवा राजनीति में राजनीतिक जंग लड़ने हेतु कोई भी व्यक्ति अगर आए, उसका स्वागत है, क्योंकि निर्णय जनता करेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है, किस मंशा से आप राजनीति कर रहे हैं? क्या आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़े, या इसलिए कर रहे हैं कि आपका अस्तित्व कायम रहे? इस प्रश्न का उत्तर उनको देना है, मुझे नहीं। वो तो कह रही हैं कि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चुनाव लड़ रही हूं। उन्होंने नारा जिन्होंने दिया 5 लाख औरतों को अपने ही लोकसभा क्षेत्र में टॉयलेट बनाकर नहीं दिया। उन्होंने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती। मैं नारे की बात, क्योंकि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। और आप ये अपेक्षा करते हैं कि महिला है तो सिर्फ महिला के लिए राजनीति होनी चाहिए, विकास का काम पुरुषों के लिए नहीं होना चाहिए। पुरुष है तो सिर्फ पुरुषों के लिए काम करे। राजनीति और संविधान क्या कहता है कि आपको जब संवैधानिक दायित्व मिलता है, राजनीतिक दायित्व मिलता है, तो आप बिना पक्षपात के अपने दायित्व का निर्वहन करें। पहले वो जाति और धर्म के नाम पर पक्षपात करते थे, अब लिंग के नाम पर पक्षपात करते हैं, लेकिन पक्षपात करना वही उनका राजनीतिक स्वभाव है। नहीं, लेकिन 40% टिकट महिलाओं को नहीं, आप उल्टा देखिए, 60% टिकट वो महिलाओं को नहीं देना चाहती, ये उन्होंने ऐलान किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो 33% महिला आरक्षण लागू करूंगा। 40% टिकट महिलाओं को। जब रिमोट उनके हाथ में था तब क्यों नहीं किया? अब याद कीजिए, आज भी वो मंजर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, यूपीए बिल पास नहीं कर पा रही थी, अरुण जेटली जी भाजपा का नेतृत्व वहां खड़े होके हमने समर्थन करके पास कराया। जब उनके पास सत्ता थी, जब उनके पास रिमोट था, तब नहीं किया। लेकिन मैं फिर नारों से, स्टेटमेंट से दूर हटा के आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। आप देश छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एक जगह देखिए जहां वो सतत 15 साल खुद सांसद रहे। आप इतिहास के पन्ने पलटिए, आपके चैनल के पास निश्चित रूप से ये फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफिक एविडेंस होगा। गांवों ने लड़कियों के लिए स्कूल बने, उसके लिए जमीन दी, वो जमीन अपने फाउंडेशन के नाम कर ली, और लड़कियां जब धरने पे उतरी तो उन लड़कियों को उठा के जेल भरवा दिया। और ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे? टॉयलेट नहीं बना पाए, देश बनाएंगे। यूपी विधानसभा चुनावों को आप महिला सुरक्षा के लिहाज से कैसे एनालिसिस करती है? महिला सुरक्षा के लिहाज से आप इस दृष्टिकोण से अगर मुखातिब हैं कि एनसीआरबी में केसेस कैसे रिड्यूस हुए, मैं उन आंकड़ों पे नहीं जाती। मैं एक छोटी सी आपको बात बतलाना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश ने वो मंजर, वो खौफ देखा है जब ना सिर्फ रात के अंधेरों में बल्कि दिन दहाड़े महिलाओं के साथ उत्पीड़न के काम उस राजनीतिक दल के लोग करते थे जिनके सर्वोच्च नेता ये कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है।
जब एंटी रोमियो स्क्वाड स्थापित हुआ था तब लोगों ने मजाक उड़ाया था, कथाकथित वरिष्ठ लोगों ने, जिनका एक इंटेलेक्चुअल माइंड स्पेस है इस देश में। आज सत्य यह है कि 10,000 से ज्यादा ऐसे मंचलों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हुई है, 200 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हुए हैं स्थापित, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि लगभग 50,000 महिलाएं बैंक सखी के रूप में उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। मतलब कि बैंक को घर तक ले जाने का काम वो करती हैं। ये तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश में एक महिला को इस बात का एहसास हो कि हाँ वो सुरक्षित है, और भगवान न करे अगर कोई चुनौती आई तो प्रशासन और प्रदेश की सरकार उसे संरक्षित रखने के लिए भरसक प्रयास करेगी। जब इतना कुछ है तो फिर आरोप लगते हैं कि आप लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव को कम्युनल बना देते हैं। हम ही लोग, मैं भी भाजपा से ही हूँ, बोल सकते हैं, कम्युनल बना देते हैं। मतलब जिन्नावादी, अब्बा जान, चचा जान, फिर इन सब चीजों की क्या हमने जरूरत नहीं बोला, बोले वो, जवाब हम दे तो दोषी हम। जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी अगर वो शुरू करें तो हम जवाब न दें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब्बा जान, चचा जान, अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, आपको पता होगा स्मृति जी, कि काशी जारी है, मथुरा की बारी है। फिर शफीकुर रहमान ने बोला कि हम 40 करोड़ है, कम मत समझिए। तो ये डिवाइड होता है, ये कम्युनल कर दिया जाता है माहौल को। देखिए, आप एक लोकतंत्र का हिस्सा है जहां पर संविधान और कानून की मर्यादा में हर हिंदुस्तानी को अधिकार है कि वो अपने मत को आगे बढ़ाए या अपने एक्सप्रेशन को, अपनी भावना को अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करे। लेकिन जिस राजनीतिक दल की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को साफ कहा, और अपने उद्बोधन में बार बार इसको दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 75वां वर्ष है आजादी का, इसमें सबके प्रयास की जरूरत है। तो जब आप उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात करते हैं, चुनावी राजनीति की, तो विकास के विषयों पर, विकास के मुद्दों पर ही आप अगर दिशा समिति के मेरे प्रस्ताव की ओर ध्यान देते हैं, उसमें किस बात का हमने उल्लेख किया है? विकास के एक कार्य का उल्लेख किया है जी। किसी धर्म के उल्लेख आप उस दिशा समिति के किसी भी कागज में नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति अपने धर्म के संदर्भ में बोलना चाहे, जैसे आज मैं आपके चौपाल में हूं, माथे पर तिलक है, अब अगर आप मुझे कम्युनल कह दें क्योंकि माथे पे तिलक है, वो आपका दृष्टिकोण है, ये मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है, फर्क है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि तिलक का जिक्र आया, आप शिक्षा मंत्री भी रही हैं देश की, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, ये किस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है? ये कहां पढ़ाया जाता है कि सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व? आप जानती हैं किसने कहा है? जिसने कहा उसने 1980 के दशक में भी कहा था एक किताब में, आप जानते हैं? जिस व्यक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने 1986 में एक किताब एक लिखी, 111वें पृष्ठ पे लिखा है कि 84 का जो दंगा है वो, माफ करिएगा, लेकिन हिंदू और सिखों को उनके पापों की सजा है, पार्टीशन की। आपने पढ़ा है? और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लिख चुके हैं। कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व उनकी इस भावना को जानता है, और जब सरकार बनाता है कांग्रेस का ये खेमा, तो उनको मंत्री बनाता है। लेकिन फिर वो वैष्णो देवी भी जाते हैं। तो फिर कम्युनल कौन है सही मायने में, आप बताइए? हम सनातन धर्मी हैं, प्रभु के द्वार में जो भी आएगा सबका स्वागत है, धर्म की मर्यादा में सबको प्रभु का आभास हो, यह हमारा वैभव है। लेकिन जब आप राजनीति की बात करते हैं तो आप आज की किताब की बात क्यों कर रहे हैं? 86 की वो किताब उठा के पढ़ लीजिए। प्रश्न ये उठता है कि जिनको पता था कि उनकी ये भावना है, वो आज स्पष्ट करें जी कि क्या हिंदुओं ने, सिखों ने पार्टीशन की सजा भोगी 84 के दंगों में? क्या कांग्रेस के नेतृत्व की यही भावना है? ये जवाब उनको देना है, मुझे नहीं। आखिरी सवाल, किताब का जिक्र हो रहा है, आपकी भी किताब आई लाल सलाम, थोड़ा सा थॉट बता दीजिए बस जाते जाते। मेरी तो फिक्शन है जी, फैक्ट और फिक्शन। मेरी फिक्शन है जी, शायद भगवाधारियों से लाल सलाम की अपेक्षा नहीं होगी, इसलिए नाम लाल सलाम। लेकिन ये किताब उत्पन्न हुई आज से 10 वर्ष पहले, और 10 वर्ष पहले मैं एक टेलीविजन की डिबेट में थी
जहां पर 76 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के ऊपर चर्चा हो रही थी, उनकी किलिंग्स के ऊपर नक्सलवादियों द्वारा चर्चा हो रही थी, और किसी लेफ्ट लीनिंग पैनलिस्ट ने कहा कि हाँ, वर्दी पहनी है तो मौत के लिए तो तैयार होना चाहिए, इसमें बड़ी बात क्या है। वो आक्रोश पन्नों पे उतरा है, कलम से, फिक्शन में उतरा है, लेकिन आक्रोश उतरा है कि मात्र एक रोमांटिसिज्म ना हो हमारे देश में जी, कि गरीब हो इसलिए संविधान और राष्ट्र के खिलाफ बंदूक उठाओ। गरीबी मैंने भी देखी है। मेरी किताब लिखने का फिक्शनल स्वरूप में ध्येय ये है कि जब तक इस मिट्टी पर जीवित हो, इस देश का नमक खाते हो, तब तक कम से कम इसके संविधान की, इस राष्ट्र की गरिमा का सम्मान करो जी। देश के टुकड़े होने की कल्पना मत करो, क्योंकि वो कल्पना कभी साकार नहीं होगी। और हमारे देश में दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद होते हैं तो जश्न भी खैर कुछ कॉलेजेस में बनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया स्मृति जी, शुक्रिया अमन जी। मैं मिस्टर करण अभिषेक सिंह को मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी। सर, आप आए और स्मृति जी को न्यूज 18 इंडिया की तरफ से ये भेंट यहाँ पर दें। सीईओ हिंदी न्यूज क्लस्टर टीवी 18। तो एक सार्थक संवाद ही देश की नींव को मजबूत करता है। हमारी भी कोशिश चौपाल के इस मंच के जरिए यही है कि सार्थक संवाद हो, देश की नींव मजबूत हो, जिसमें हम सब मिलकर आज अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी यहाँ पर निभा रहे हैं। तो संवाद का मकसद यही है कि चौपाल के जरिए इसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी आपका। अब